देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा और अब आपको दिखाते हैं लौटते चीन की नई चाल। सुपर पावर का ख्वाब पाले बैठे चीन ने साइबर की दुनिया में भी नया मोर्चा खोल दिया है। चीन ने इसके लिए बाकायदा प्लानिंग तगड़ी कर रखी है। हैरान करने वाली बात यह है कि 93% हैकर ग्रुप को चीन की सेना और वहां की सरकारी फंडिंग करती है। साइबर स्पेस में चीन और पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबे से निपटने के लिए भारत अब पूरी तरह से तैयार है। वुहान वायरस के जरिए तबाही मचाने वाला चीन कंप्यूटर वायरस के जरिए मचा रहा है तबाही। दुनिया में चीन की सेना ने छेड़ रखा है साइबर वॉर। आखिर भारत में साइबर घटनाओं में 200% का कैसे हुआ इजाफा? साइबर वॉरफेयर में चीन की क्या है प्लानिंग? साइबर स्पेस को चीन ने कैसे बनाया जंग का नया मैदान? शी जिनपिंग की खतरनाक प्लानिंग से आज उठाएंगे पर्दा, लेकिन सबसे पहले एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जो चीन की पोल खोलती है। 2019 में अमेरिका के रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में कई खुलासे हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन की साइबर आर्मी में हैकर्स के काम बटे हुए हैं। ये लोग दूसरे देशों की खुफिया जानकारियां चुराते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क पर हमले करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हैकर आर्मी चीन के पास ही है। साइबर वॉर के लिए हैकर्स ग्रुप है। चीन के लिए दिन रात काम करने वाले हैकर्स ग्रुप में 3 लाख से ज्यादा हैकर्स काम करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 93% हैकर ग्रुप्स को पीपल्स लिबरेशन आर्मी और चीनी सरकार पैसे देती है। चालबाज चीन दुनिया में हैकिंग करने के लिए बाकायदे एक हैकर्स का ग्रुप हायर कर रखा है, जिसके जरिए वो अलग अलग देशों की जानकारियां हासिल करने की कोशिश में रहता है। जानकारी के मुताबिक करीब 3 लाख हैकर्स ऐसे हैं जो चीन के पास इस वक्त मौजूद हैं। 93% हैकिंग का जो फंडिंग है वो चीन आर्मी की तरफ से किया जाता है, जो कि बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। तकनीक के जरिए दूसरे देश की सूचना तंत्र में सेंध लगाना और डेटा चुराने की वजह से चीन पूरी दुनिया में बदनाम है। चीन की मोबाइल, इंटरनेट, ऐप और सॉफ्टवेयर की कंपनियों को इसलिए कई देशों ने अपने यहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया और कई कंपनियों पर तलवार लटक रही है। चीन ने 7 साल पहले ऐलान किया था कि आने वाले समय में साइबर स्पेस में लड़ाई अक्सर होगी और इसमें चीन ने बड़े पैमाने पर अपने क्षमता को बढ़ाया है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षमता जो है इस पे चीन की है। चीन अपने यहाँ जितने भी हैकर्स हैं उनकी फंडिंग करता है और चीन के पास भी क्षमता है कि लड़ाई से पहले बड़े पैमाने पर अगर हिंदुस्तान के साथ युद्ध होता है तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हैकिंग के माध्यम से। साइबर जंग की तैयारी चीन बरसों से कर रहा है और वो समय समय पर अपनी रणनीति में बदलाव भी करता रहा। 2013 में ही चीन ने भांप लिया था कि किसी भी जंग को जीतने के लिए साइबर स्पेस में दबदबा जरूरी है। यही वजह है कि इंफॉर्मेशन वॉर के लिए चीन ने हाल ही में एक नई रणनीति बनाई है, जिसे इंटीग्रेटेड नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी INEW नाम दिया गया है। INEW के 2 काम हैं। पहला, कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला करना। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। चीन में जो हैकर हैं उनकी फंडिंग PLA करती है, उनकी आर्मी करती है और वो भारत के खिलाफ उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत को इसके बारे में अवगत रहना चाहिए और जो भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को बचने के लिए वो करने चाहिए। चीन के इसी मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए भारत भी तैयार है। साइबर हमलों से निपटने के लिए मई 2019 में डिफेंस साइबर एजेंसी का गठन किया गया। इस एजेंसी का काम चीन और पाकिस्तान के हैकर्स के साइबर हमले को रोकना है। सरहद पर मात खाने के बीच चीन साइबर की जंग में भी बुरी तरह चित हो जाएगा। उसे यहां भी मुंह की खानी पड़ेगी। 7 साल पहले चीन की तरफ से ये कहा गया था कि जंग जीतने के लिए साइबर स्पेस बहुत जरूरी है। इसी की तर्ज पर काम करते हुए साइबर वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी चीन की तरफ से बनाई जा रही है, जिसका सीधा और साफ मकसद है कि हैकर्स के जरिए विश्व के कंप्यूटर में घुसना और वहां से जानकारी हासिल करना। इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसके बाद
PLA को सौंपी जाती है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। तो अब चीन की साइबर वॉर वाली साजिश का खुलासा तो हो चुका है, लिहाजा हर स्तर पर वैसे किसी खतरे से निपटने की तैयारी भी है। सेना मुस्तैद है कि सुरक्षा में कोई घुसपैठ ना हो या फिर जासूसी ना हो पाए, लिहाजा जवानों को लिस्ट थमा दी गई है। कह दिया गया है कि अपने मोबाइल से इन संदिग्ध ऐप्स को डिलीट कर दें। जासूसी के जाल में फंसे तो दुश्मन की ताकत 2 से 4, 4 से 8 हो जाती है, क्योंकि जासूस किस रूप में झटका देगा, वो कैसे सेंधमारी कर लेगा, ये जान पाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। हिंदुस्तान के दुश्मन के रग रग में ऐसी साजिश वाला लहू दौड़ रहा है, जो चाहता है कि भारत फले फूले नहीं, तरक्की ना करे, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाता रहे। लेकिन देश के आंतरिक हिस्से से लेकर सरहद तक हिंदुस्तान तैयार है। सेना भी दुश्मन के वैसे किसी इरादे को ध्वस्त करने के लिए अलर्ट है। आर्मी ने उन 89 ऐप पर फाइनल टारगेट कर दिया है, जिनके जरिए जासूसी का खतरा हो सकता था। सेना के फैसले के मुताबिक सेना के सभी जवानों को अपने मोबाइल से 89 ऐप डिलीट करने ही होंगे। इसकी डेडलाइन सेट की गई है 15 जुलाई। आर्मी के बैन किए गए ऐप की लिस्ट में कई ऐसे भी हैं जिनसे हर कोई वाकिफ है। इसमें टिकटॉक, वीचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी, वाइबर, कैम स्कैनर, क्लब फैक्ट्री और टिंडर जैसे ऐप शामिल हैं। आर्मी के निर्देश के मुताबिक 89 ऐप सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकते हैं, संवेदनशील जानकारियां लीक हो सकती हैं। सेना ने यह साफ कर दिया है कि 15 जुलाई तक सबको अपने फोन से ये ऐप हटा देने चाहिए। चीन और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हैकिंग की कोशिशें हो रही हैं और ये माना जा रहा है कि सुरक्षा से संबंधित जानकारी बाहर आ सकती है। हाल ही में ऐसे भी केस हुए हैं जहां सेना के लोग इन ऐप्स के जरिए हनी ट्रैप किए गए हैं और काफी इंफॉर्मेशन लीक हुई है। हालांकि सेना ने जवानों को ये भी सुझाव दिए हैं कि वे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिंगल, यूट्यूब, ट्विटर जैसे गिने चुने ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि वे अपनी आर्मी बैकग्राउंड का खुलासा न करें। सेना ने जिन 89 ऐप पर पाबंदी लगाई है, उनमें वे सभी 59 चीनी ऐप शामिल हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने अपने फैसले से 29 जून को एक झटके में अनइंस्टॉल कर दिया था। केंद्र सरकार ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर डिजिटल स्ट्राइक का दर्जा दिया। सरकार ने चीनी कंपनियों के ऐप पर सुरक्षा में सेंधमारी की आशंका जताई थी। जो चीनी ऐप बैन किए गए वे सभी भारतीय संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरनाक थे। कई शिकायतें भी मिल चुकी थी। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। यह है भारत का संकल्प और साहस, यह हमें समझ। एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फर्म की स्टडी में इस बात का खुलासा हो चुका है कि हेलो शेयर इट और यूसी ब्राउजर जैसे 10 में से 6 लोकप्रिय चीनी ऐप डाउनलोड करते समय कैमरे और माइक्रोफोन का एक्सेस मांगते हैं, जबकि उन ऐप में इसकी कोई जरूरत नहीं होती। खुलासे के मुताबिक ऐसे कई ऐप हैं जो यूजर्स का डेटा विदेशी कंपनियों को ट्रांसफर करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक तमाम डेटा चाइना टेलीकॉम को भेजता है। ये भारतीय यूजर्स और देश के हितों के मद्देनजर काफी खतरनाक है। इस पाबंदी लगाने का प्रमुख कारण ये है कि जो आपके स्मार्टफोन्स हैं वो काफ़ी परमिशन मांगते हैं, जैसे कि लोकेशन का परमिशन, माइक्रोफोन का परमिशन, कैमरा का परमिशन और काफ़ी प्रकार के अन्य सेंसर्स। और इनसे जाती हुई जो इन्फॉर्मेशन है आपके फ़ोन से, वो एक सेंसिटिव इशू बन सकती है। तो उसको अगर सुयोजित तरीके से अगर बंद करना है तो जाहिर है कि एक कठोर डिसीजन तो है, बट डिसीजन लेना ज़रूरी है। भारत अकेला ऐसा देश नहीं जिसने चीनी ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हो। अभी हाल ही में अमेरिका ने भी चीन की 2 कंपनियों हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया और उन पर पाबंदी लगा दी। भारत की डिजिटल स्ट्राइक वाली चोट बड़ी जोरदार है, लिहाजा चीन अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला दे रहा है। ले से मंजीत नेगी और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। जिस दुनिया का सुपर पावर बनने का सपना देख रहा था चीन, उसी दुनिया का दुश्मन बन बैठा है चीन। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। यहां तक कि अपने दोस्त रूस के शहर पर भी हक जता रहा है चीन। चीन की धन, बल, कल, छल की नीति, जिसे आप
साम दाम दंड भेद की नीति भी कह सकते हैं विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सामरिक शक्ति वाला देश चीन, दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज बांटने वाला देश चीन। और फिर चीन ने सोचा अब नया खास क्या किया जाए, तो उसने पंगा लेना शुरू किया। चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना को प्रसाद की तरह बांट दिया। दुनिया त्राही त्राही कर उठी। जानते हैं क्यों? क्योंकि चीन को अपनी लकीर बड़ी कर बड़ा नहीं बनना है, उसे दूसरों को छोटा कर बड़ा बनना है, झुकाकर ऊपर चढ़ना है। ख्वाब सतरंगी है सुपर पावर बनने की और नीति साम दाम दंड भेद की। चीन को समझना है तो उसकी साम दाम दंड भेद वाली नीति को समझना होगा। वो इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया पर कर रहा है। इसके जरिए वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता है। धन से, बल से, कल से, छल से, जिसे जो भाषा समझ में आए उस भाषा में बात कर रहा है चीन। साम का अर्थ है शांति। देखिए आजकल एलएसी पर किस तरह शांति की दुहाई दे रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 1962 में देता था। ये भी एक चाल है। दाम यानी खरीद लेने की नीति। सबसे बड़ा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया को चुप कराना। कोरोना को लेकर जांच की मांग कराने की पुरजोर आवाज ऑस्ट्रेलिया ने उठाया ही था कि चीन ने उसे दबोच लिया। कह दिया कि बोलोगे तो तुम्हारा अनाज हम नहीं खरीदेंगे। दंड वाली नीति अमेरिका पर आजमा रहा है। अमेरिका एक कदम उठाता है तो चीन 2 कदम आगे बढ़कर हमला बोलता है। अमेरिका ने चीन के अधिकारियों को वीजा देने से इनकार किया तो चीन ने तिब्बत में किसी भी अमेरिकी नागरिक को वीजा देने से मना कर दिया। We firmly oppose the U.S. measure. In response to the wrong U.S. move, China decides to impose visa restrictions on U.S. personnel with egregious behavior on Tibet. विस्तारवाद का भूत चीन पर इस कदर चढ़ा है कि वो अपने मित्र देश रूस के एक शहर व्लादिवोस्टोक तक अपना हक जताता रहता है। चीन सगा किसी का नहीं है, यहाँ तक अपने अपनों का भी। दुनिया भर की सरकारों की जासूसी करने के साथ साथ वो विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों की भी जासूसी करा रहा है। उन्हें डरा धमका भी रहा है ताकि कहीं से किसी की आवाज न उठे, जिससे उसके देश में बगावत जैसी स्थिति बने या उसकी पोल पट्टी खुले। इस बात को लेकर भी अमेरिका के साथ उसकी तनातनी शुरू हुई है। कोरोना से शुरू चीन का षड्यंत्र कयामत तक जाता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।